लास्ट टाइम बच्चे हमने जिस टाइम पे ये टॉपिक अपने डिस्कस किए थे, इसके अंदर ये बॉन्ड पैरामीटर्स एंड ऑल ये सारा कुछ डिस्कस करते हुए हम एक लास्ट वाले टॉपिक पे पहुंचे थे जिसके ऊपर था पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जिसके न्यूमेरिकल्स मैंने होमवर्क में दिए थे तुम्हें। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिस्कस करते हुए ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी एक बार टॉपिक डिस्कस किया था इसी चैप्टर के अंदर, जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव प्रोड्यूस होते हुए देखा था। दैट मीन्स वहां पर पोलैरिटी अराइज होते हुए हमने समझा था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम पर ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब जिसपे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर डेल्टा नेगेटिव, दूसरे वाले पे डेल्टा पॉजिटिव। अब अगर जो कि अदरवाइज एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए था, वहां पे डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो गया है, तो पोलैरिटी आ गई है। इसको हम क्या कहते हैं? पोलर कंपाउंड हो गया। और जहां पे पोलैरिटी आ जाती है, पोलर आ जाता है, तो उस पोलैरिटी की, उस पोलर कंपाउंड की बेसिकली जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एक डायपोल की स्ट्रेंथ, डायपोल क्यों? दो पोल्स क्रिएट हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस डायपोल की स्ट्रेंथ को हम किससे निकालते हैं? डायपोल मूवमेंट से। डायपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू से, विच इज इक्वल टू चार्ज डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव, जिस मर्जी के चार्ज की बात करो, मैग्नीट्यूड में दोनों पे सेम है। एक पे अगर पॉजिटिव में कुछ चार्ज है तो सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव में दूसरे पे होगा। तो इन मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ चार्ज टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जो इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। क्लियर बात है ये? तो Q क्रॉस R या Q क्रॉस D हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। D डिस्टेंस के लिए या R डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करके सीधा हमारे पास डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक बात है। इसी के अंदर अगर हम यूनिट की बात करें तो ये किस में आएगा? कूलम्स में R आएगा हमारे पास मीटर्स के अंदर, और इसकी एक और यूनिट आती है जिसको हम dB यूनिट कहते हैं। डन है। अब मेन कहानी क्या आई थी यहाँ पे कि अगर जो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ गई है, तो जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, अगर उसके अंदर पोलैरिटी आ गई है, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो गया है, दैट मींस उसके अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। ये तो आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? जिस टाइम पे देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटल टू अदर नॉन मेटल, यही होता है ना, प्रॉपर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एक केटाइन बना, एक एनाइन बना। डायपोल थे, पॉजिटिव नेगेटिव था, तो वो आयनिक बॉन्ड था। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में प्रॉपर शेयरिंग हो रही थी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। लेकिन हमने अभी क्या देखा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में पोलैरिटी अराइज हो गई है। अगर पोलैरिटी अराइज हो गई है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, मतलब आयनिक वाला कैरेक्टर डेवलप हो गया, तो एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो अब हम बात करें कितना आयनिक कैरेक्टर, मतलब है तो वो कंपाउंड कोवेलेंट ही, लेकिन कितना परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आया, उसका हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला? ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड। म्यू ऑब्जर्व्ड मतलब डायपोल मूवमेंट जो अभी हुआ है अपॉन म्यू कैलकुलेटेड फॉर 100% आयनिक। जो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो म्यू ऑब्जर्व मतलब म्यू कैलकुलेटेड होता है, वो हुआ ये म्यू कैलकुलेटेड, और ये ऑब्जर्व्ड हमारे जो अभी हम किसी सर्टेन कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो पोलैरिटी अराइज हो रही है उसके लिए डायपोल मूवमेंट इनटू 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। डन है। परसेंटेज और ये म्यू कैलकुलेटेड फॉर 100% आयनिक क्या होता है? Q इंटू डी। जब 100% ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो फिर तो पूरा ही इलेक्ट्रॉन गया होगा। चार्ज कितने के बराबर गया होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻⁹। तो जो म्यू कैलकुलेटेड फॉर 100% आयनिक कंपाउंड रहेगा, इट विल बी इक्वल्स टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स। क्लियर बात है ये? समझ में आ गया? फिर हमारे पास आता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला। यहां पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गिवन है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गिवन है, तो 16 टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस 3.5 टाइम्स डेल्टा एक्स का स्क्वायर, एंड डेल्टा एक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस गिवन है, तो डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर हम इससे निकाल सकते हैं। डन है। अब हमने फिर एक न्यूमेरिकल ये किया था, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का क्या था। इन अ सर्टेन बॉन्ड ए बी हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ए बी कितना? 54.76। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑलरेडी गिवन है, एंड लेंथ ऑफ ए बी गिवन है 246, मतलब आर की वैल्यू गिवन है। ये एंगस्ट्रॉम में है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। अगर ये हमारे पास ए नॉट है तो मतलब इसको क्या करूं? इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द डायपोल मूवमेंट ऑफ ए बी? तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? अब देखो, जो
ये हमारा डायपोल मोमेंट मुझे निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर गिवन है, ये हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है कि नहीं? हमने यही किया है यहाँ पे। अगर अब मैं म्यू ऑब्जर्व निकालना चाहता हूं तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इनटू म्यू कैलकुलेटेड अपॉन 100, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सीधा आंसर आ गया। क्लियर है? ये हमने बहुत डेप्थ में लास्ट टाइम में टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया था। इसी के न्यूमेरिकल से एक दो डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं थोड़े से और। यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr बॉन्ड, हमें क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr बॉन्ड। अब इस HBr बॉन्ड के अंदर हमारे पास गिवन है प्रोवाइडेड दैट द डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड डिस्टेंस इन HBr आर 0.78 d एंड 1.40 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दे रखा है हमें? यहाँ म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है कि नहीं? खुद ही दे दिया इन्होंने। आर की वैल्यू दे रखी है, ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस आर मतलब एंगस्ट्रॉम इनटू मीटर्स, 1.40 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -10 करके मीटर में कन्वर्ट आ गया। इसकी वैल्यू डीबे में गिवन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं डीबे की वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहता हूं कूलम मीटर में, तो मैंने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर अपने पास एक रिलेशन लिखवाया था, याद करो कि 1 डीबे इज इक्वल टू 3.335 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -30 कूलम मीटर। ये रिलेशन लिख लो जिसने नहीं लिखा हुआ। ये डीबे को कूलम मीटर में कन्वर्ट करने का रिलेशन है, क्योंकि जब मैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालता हूं तो मेरे पास जो डायपोल मूवमेंट है वो कूलम मीटर में होना चाहिए, है ना? और कूलम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये सीधा सा एक रिलेशन है हमारे पास, 1 डीबे यूनिट इज इक्वल टू कूलम मीटर, 1.8 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -18 ESU कूलम मीटर, या फिर सीधा 1 डी इज इक्वल टू 3.335 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -30 कूलम मीटर। अगर हमें ये रिलेशन याद है तो डीबे को मैं कूलम मीटर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं? सीधी बात है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो जो चीजें गिवन है उन्हें हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया। इस डीबे को कूलम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या है? यहां ध्यान से देखो एक बारी, हमारे पास जो वैल्यूज हैं, पहली बात म्यू जो गिवन है 0.78, उसको मैंने 3.335 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 से मल्टीप्लाई किया तो कूलम मीटर में कन्वर्ट हो गया। डन है। फिर आर कितना गिवन है? 1.40 एंगस्ट्रॉम, उसको मैंने 10 रेज़ टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई किया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। चार्ज की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 1.6 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, है ना? या फिर 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 ESU अगर जरूरत पड़ती तो। हमें ESU में जरूरत नहीं है, अदरवाइज वो हमारे पास कूलम्स में चार्ज चल जाएगा। म्यू कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू कैलकुलेटेड 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू आर, यही होता है। क्यू इंटू आर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास म्यू कैलकुलेटेड आ गया सीधा सीधा। अब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या था? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड टाइम्स 100, था कि नहीं? है ना? टाइम्स 100। ये समझ में आया? पक्का? नहीं वृंदा, देखो मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास जब मैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल रहा हूं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला क्या था? म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, था कि नहीं? ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? जो किसी कंपाउंड का, जो किसी एलिमेंट का, मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल में डायपोल मूवमेंट है वो। तो हमें डायपोल मूवमेंट तो ये क्वेश्चन के अंदर खुद ही दे दिया था इन्होंने 0.78, तो मेरे पास म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू कितनी आई? 0.78 डीबे। डीबे को हमने कन्वर्ट कर लिया था कूलम, उसमें कूलम मीटर के अंदर 3.335 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -30 से म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू आ गई। म्यू कैलकुलेटेड क्या होता है? क्यू इंटू आर। म्यू कैलकुलेटेड सीधा सा होता है 100% आने के लिए क्यू इंटू आर। क्यू क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू आर। आर कितना गिवन है? 1.40 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। ये आ गया हमारे पास, किसी को दिक्कत इसमें? है ना? अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके अपने आप वैल्यू निकाल लूंगा इनटू 100। बात समझ में आई है? यही हमने यहाँ किया हुआ है। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और फाइनल आंसर आ गया हमारे पास जो भी आएगा। पक्का? बच्चे, किसी बच्चे को भी इसमें डाउट है तो बता दो, अभी समझ में आया? तो ऑब्जर्व, म्यू ऑब्जर्व हमें जो गिवन है, क्वेश्चन में पढ़ो,
क्वेश्चन ने बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ द HBr बॉन्ड प्रोवाइडेड द डायपोल मूवमेंट इज 0.7। HBr का डायपोल मूवमेंट तो हमें दे ही दिया, म्यू ऑब्जर्व्ड होता क्या है, यही तो होता है जो डायपोल मूवमेंट होता है। क्लियर है ये? पक्का? ठीक है ना बच्चा? सबको, हरमन बच्चा पता चला? बच्चा तुम्हें भी समझ में आ गया? इसके बाद हमारे पास है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो। द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड इन HCl इज 16.83। क्या दे दिया अब हमें? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन्होंने खुद हमें दे दिया है। वी हैव टू कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट प्रोवाइडेड HCl बॉन्ड लेंथ इन HCl मॉलिक्यूल इज इतना। तो अब एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन बन गया, क्या करा है? परसेंटेज दे दिया है, कैलकुलेट द डायपोल मूवमेंट, म्यू ऑब्जर्व निकालना है। म्यू कैलकुलेटेड के लिए हम क्या निकालेंगे? Q इंटू आर। क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और आर क्या आएगा? 1.275 आएगा कि नहीं? ठीक है, अटेम्प्ट करो इसे एक बारी। तो बच्चा ये वाला न्यूमेरिकल सबने अटेम्प्ट कर लिया ना? तो इसके अंदर हमारे पास क्या था बच्चे? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको अब अटेम्प्ट नहीं करना आया था? वैल्यू समझ में आ गई थी सबको क्या क्या गिवन है? हमारे पास क्या क्या था इसके अंदर? अपने पास परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑलरेडी गिवन था, म्यू ऑब्जर्व्ड मुझे निकालना था, आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में थी, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर्स के अंदर, क्यू की वैल्यू 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 सबको पता है। म्यू कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आर, जो हमारा डिस्टेंस था, मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू कैलकुलेटेड आ गया। अब मुझे क्या निकालना था? म्यू ऑब्जर्व्ड क्रॉस मल्टीप्लाई रीअरेंजमेंट, सीधा सा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इनटू म्यू कैलकुलेटेड अपॉन 100। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन ही तो है इसके अंदर, है ना? यही है सिर्फ। बात समझ में आ रही है? हमने कुछ और तो नहीं किया, डायरेक्ट फॉर्मूला में बस रीअरेंज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और हर चीज की वैल्यू गिवन थी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, है ना? और अब ये डीबी में कैसे निकला है? अगर हमने क्या किया, जो वैल्यू कूलम मीटर के अंदर आई थी उसको मैंने 3.335 इंटू 10⁻⁻30 से डिवाइड कर दिया, तो डीबी में आंसर आ गया। डन है? हाँ जी। कैसे? ये हमारा रिलेशन नहीं था बच्चा, 1 डीबी को अगर मुझे कूलम मीटर में कन्वर्ट करना था तो कूलम मीटर को डीबी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो। डन है ये? इसी के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चन से बच्चा अटेम्प्ट करने को बोला था जो मैंने। ठीक है, डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास में फिर भी डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास आज का टॉपिक आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत प्यारा, बहुत इजी टॉपिक, बट अपने आप में बहुत रेलेवेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? देखो, हम टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, तब से हमने पहले पढ़ा आयनिक, फिर हमने पढ़ा कोवलेंट, फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जिसे डेटिव बॉन्ड कह रहे थे। अब उसके बाद बॉन्ड्स के अंदर होते हुए हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गया। किस कारण हुआ भाई? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया, पोलैरिटी आ गई। सिंस वहां पोलैरिटी आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कोवलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर डेवलप हुआ। डन। अब आता है एक नए टाइप का बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेसिकली ये सारा लेना देना है पोलैरिटी से। अगर कहीं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोलैरिटी अराइज हो जाती है और उस पोलैरिटी के अराइज होने के दौरान वहां पर एक एटम हाइड्रोजन भी है, जैसे HCl था, HBr था, H2O है, सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो अगर उनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो हम उसे क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कैसे होगी? पहले इसका एक सिंपल रूल समझाता हूं। मैंने ना जब ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू करा था ना, तो मैंने तुमसे वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पहले लेक्चर के अंदर बात करी थी, और जब मैं उसके शेप के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा था याद करो, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो पहली बात तो लीनियर शेप नहीं होता। ऐसा नहीं है बीच में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। उनके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करके उसको बेंड शेप दे देता है। मोरओवर मैंने एक चीज कही थी, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने आप में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है कि नहीं? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, दोनों सेटिस्फाइड। अब इस मॉलिक्यूल को किसी और मॉलिक्यूल के साथ चिपक के रहने का, बॉन्ड बनाने का, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करने का क्या ही जरूरत है? कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं खास। अगर मान लो मैं ऑक्सीजन हूं, ये 2 बच्चे हाइड्रोजन है, हमारा आपस में बॉन्ड बना, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मेरे जैसा, हमारे जैसा एक और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, मैं उनके साथ क्यों इंटरेक्ट करूं? होगा भी तो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती। हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के लिक्विड क्यों बनाए? गैसियस फॉर्म नहीं होनी चाहिए थी, होती भी तो, है कि नहीं? जैसे Cl है, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2Cl2, क्या ये आपस में कभी लिक्विड फॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे।
क्लोरीन हमेशा मेनली किस में होती है? गैसियस फॉर्म में। O2 हमेशा किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। तो HCl गैस क्यों नहीं है? H2O गैस क्यों नहीं है ना? HCl चलो गैसियस फॉर्म में किसी फॉर्म सर्टेन कंडीशंस में होगी, बट नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमें HCl। तो ऐसा क्यों है? और वाटर लिक्विड फॉर्म में क्यों मिल रहा है हमेशा? यहां पर एक टाइप ऑफ बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं एक बार हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रॉपर समझा देता हूं, उसके बाद हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पे पहुंचेंगे। ध्यान से देखो, पहले वाटर मॉलिक्यूल को ही समझते हैं। सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन और यहां पे क्या बेटा, ये हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। अब हमें पता है इनके बीच में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर पड़े हैं, उनके बारे में अभी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं उनको कंसीडर नहीं कर रहा हूं बनाते हुए। तो यहां पर हमें क्या पता है? ऑक्सीजन के पास नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन बेचारा गरीब, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स में से। अब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर यहां है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव यहां है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया कि नहीं? समझ रहे हो? हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूं कि हाइड्रोजन कम है। मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जो कुछ भी पोलैरिटी होगी वो डिफरेंस की वजह से होगी। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, हमारे बीच में अगर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो मैं डोमिनेटिंग होकर मैं खींच ही लूंगा, लेकिन मैं तो वो सिर्फ तब तक खींच पा रहा हूं जब तक तुम बच्चे हो सामने। अगर कोई मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा आ गया तो वो उल्टा मेरे पास से खींच ले जाएगा, है ना? तो सिर्फ एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम नहीं है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू एटम्स व्हिच आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ खिंच गया, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ खिंच गया। किसी बच्चे को परेशानी? तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव बना कि नहीं? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना? डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब जो कि अदरवाइज एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए था, उसके अंदर पोलैरिटी आ गई। अब यहां पे एक और वाटर मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं यहां पे। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कहानी तो सेम चलेगी। क्या कहानी चलेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स आई कि नहीं? ये तो विधि का विधान है ना? ये तो हमें सबको पता ही है कि लॉ ऑफ नेचर है, देयर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो इनके बीच में एक नई तरह की अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। और ऐसे ही एक और वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं यहां पे, है ना? इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, होगा कि नहीं? यहां पे और एक लगा लेते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सब पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये डेल्टा पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। क्या समझ में आया? हर मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में होती है। और अगर ऐसा है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो दो मॉलिक्यूल्स अदरवाइज अलग अलग होने थे, 3 मॉलिक्यूल्स अलग अलग होने थे, 100 मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्टेबल होने थे, अब वो साथ में जुड़ गए। तो वो गैसियस फॉर्म में तो नहीं रह पाएंगे, अब वॉल्यूम श्रिंक हो गई है, स्टेबलाइज ज्यादा हो गए हैं लिक्विड फॉर्म में, इसीलिए वाटर एग्जिस्ट करता है। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी को परेशानी? सेम गोज फॉर HCl। मान लो मैं एक HCl का भी एग्जांपल अगर डिस्कस कर रहा हूं, यहाँ पे H है, ये Cl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव आया कि नहीं? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को शिफ्ट हो गया था, है ना? तो जितना इधर शिफ्ट होएगा इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ऐसे ही एक और HCl, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। एक और HCl, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, एक और अट्रैक्टिव फोर्स। हर किसी के बीच में ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स आती जाएगी कि नहीं, है ना? ऐसे ही एक और HCl, अट्रैक्टिव फोर्स, एक और HCl, अट्रैक्टिव फोर्स। दिख रहे? ये तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक तरह से अट्रैक्ट होते जाएंगे, तो ओवरऑल ये मिलजुल के क्या बनाएगा? एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं? या हम ये कहें कि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं?
समझ में आई है? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? अब इसको थ्योरेटिकली एक बार समझते हैं, पढ़ते हैं आज। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, है ना? डायपोल डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव वाला मॉलिक्यूल दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव की तरफ, है ना? इसी तरीके से तो डायपोल डायपोल अट्रैक्शन मॉलिक्यूल एंड नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड टू द हाइड्रोजन एटम। ये समझ में आई है? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ यहां पे क्या है? डायपोल और दूसरे डायपोल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है। डन है ये? चिराग भाई साहब ध्यान दो। इट रिजल्ट्स to form attractive force between the hydrogen atom covalently bonded to very electronegative atoms such as nitrogen, oxygen or fluorine atom and another very electronegative atom. Hydrogen bond strength range from 4 kilojoule to 50 kilojoule per mole of hydrogen bonds. तो ये कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में से एक है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। क्लियर है ये? इन द मॉलिक्यूल्स, देखो, in the molecules containing nitrogen, hydrogen, oxygen, hydrogen or fluorine hydrogen bonds, the large difference in electronegativity between hydrogen and nitrogen, oxygen or fluorine atom leads to high polarity covalent compound, high polar covalent compound, that is bond dipole, and the electronegativities are listed below. ध्यान से देखो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1, नाइट्रोजन की कितनी है? 3.0, ऑक्सीजन के 3.5, फ्लोरीन के 4.1। इनमें तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना? इन दोनों में तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया कि इतनी ज्यादा हाई पोलैरिटी क्रिएट होगी कि जितनी ज्यादा हाई पोलैरिटी उतना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उतनी ज्यादा डायपोल और दूसरे डायपोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा, जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा उतना हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर है ये बात? ठीक बात है ना? समझ में आ गई। और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर तुम नोटिस करोगे तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ठीक ठाक है, जिसकी वजह से इनके बीच में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डन है बच्चा ये? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, ये पढ़ना साथ साथ में, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द हाइड्रोजन एटम बियर्स अ लार्ज partial positive charge and the nitrogen, oxygen or fluorine atom bears a large partial negative charge, that is positive negative, वही polarity आ गई है जो जब से हम डिस्कस कर रहे हैं। As the hydrogen atom in one molecule is electrostatically attracted to the nitrogen, oxygen or fluorine atom in the another molecule. यही रहेगा। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा। फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, अब इससे फर्क क्या पड़ा? पहला, एट 25 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोसाइल फ्लोराइड ONF इज गैस वेयर एज वाटर इज लिक्विड। क्यों भाई? क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास ONF के केस में हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तीनों के तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कुछ खास है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है खास तो पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं है, डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं गैसियस फॉर्म में। बट इन केस ऑफ वाटर, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, देयर इज हाई पोलैरिटी, high dipole dipole interaction which leads to strong hydrogen bonding and hence water molecule is liquid. समझ में आई ये बात? ठीक है। ONF and water have about the same shape. ONF has the high molecular weight than water. Conclusion, London dispersion forces are not responsible for the difference between the two compounds. ये कुछ नहीं है, मेन जो मैंने बताया वो वाला रीजन तुम्हें समझ में आ गया, पता चला है? अब इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक बार थोड़ा और लेमन लैंग्वेज में हम समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ये जो वाटर वाला एग्जांपल है, मैं तब से यही समझा रहा हूँ, HCl वाला, HF वाला, ये हमें पता चल गया सबको? क्लियर है? तो इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक HCl के मॉलिक्यूल और एक HCl के मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये डॉटेड लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सारे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर बात है? किसी को परेशानी तो नहीं इसमें? चलो, अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आपने को ऑलरेडी पता है, Q इंटू डी, ये अभी हमने डिस्कस किया ही है ना? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। अब BF3 और NH3 के बीच में अगर मुझे डायपोल मोमेंट निकालना है तो अब हम एक अलग तरह के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक सबका क्लियर है ना बच्चा? सबको टॉपिक समझ में आ गया? तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होते हुए मैं शेप्स पे आ गया हूं, मैं मॉलिक्यूल्स के शेप, मॉलिक्यूल्स के नेट डायपोल इफेक्ट, नेट पोलैरिटी के ऊपर मैं आ गया।
यहां पर सबसे पहले देखो BF3 और NH3, इन दो स्ट्रक्चर्स में कॉमन क्या है? दोनों के अंदर 3 है ना। सेंट्रल एटम अगर मैं नाइट्रोजन और बोरोन को मान लूं तो दोनों में एक में फ्लोरीन और एक में हाइड्रोजन है, 3 है। इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। कैसा बनेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। मतलब कैसे होगा? अगर बीच में बोरोन है तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन मतलब एक फ्लोरीन इधर लग गया, एक इधर लग गया और एक इधर लग गया। इस टाइप का 3 स्ट्रक्चर बन गए। सिंपल है ऐसा, है ना। इस टाइप का हमारे पास 3 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये मेरे पास बीच में हाथ क्या हो गया? सेंट्रल एटम। सेम गोज फॉर नाइट्रोजन, होना चाहिए, मे भी होना चाहिए, वो हम बात करेंगे होगा कि नहीं, बट ऐसा बनना चाहिए। अब बनेगा कैसे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, जब हमने BF3 की बात करी, अब BF3 में क्या है? ऑल दी फ्लोरीन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोरोन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा। अगर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो हर तरफ इसको अट्रैक्टिव फोर्स खींच रही है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हर तरफ से खींचा जा रहा है। अगर हर तरफ से खींचेंगी तो ये तो ऑल द 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, हर तरफ बराबर बराबर जोर लगेगा तो नेट अलजेब्रिक सम 0 हुआ कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहीं भी मूव नहीं कर पाए। ये बात समझ में आई है? एग्जैक्टली जैसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसपे कोलिनियर 3 कोप्लानर 3 फोर्सेस लग रही हैं, या कोई 3 फोर्सेस लग रही हैं जिनका मिला जुला के नेट अलजेब्रिक सम 0 होगा, तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है ना। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और 3 बराबर बराबर स्ट्रेंथ वाली फोर्सेस लगेंगी और तीनों सेम एंगल पे लगेंगी तो नेट रिजल्ट तो 0 हो गया, तो कोई किसी तरह का डायपोल क्रिएट ही नहीं हो पाया यहाँ पे। बात समझ में आई ये वाली? पक्का? हाँ जी नीलाक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डायपोल क्या हो गया? 0। BF3 being symmetrical have 0 dipole moment। डन? समझ में आया सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि बीचों बीच बोरोन है, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री पे 3 फ्लोरीन लगे हुए, बिल्कुल सिमेट्रिकल, हर तरफ से बराबर फोर्स, नेट अलजेब्रिक सम 0। NH3 में क्या डिफरेंस है? जब हम NH3 की तरफ चलते हैं, NH3 का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन 7। 2 और 5, आउटरमोस्ट शेल में 5। 5 क्या मतलब? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ बन गए। एक लोन पेयर बचा कि नहीं? जो लोन पेयर होता है अपने आप में वो नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम डायपोल मूवमेंट निकालते हैं, ये ध्यान रखना, जब हम नेट डायपोल मूवमेंट लगाते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है डायपोल स्ट्रेंथ उस साइड जाती है। पहली बात तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? टेट्राहेड्रल जैसा। कैसा बनेगा? जैसे हमारा ट्राइपॉड होता था, टेट्राहेड्रल जैसा। सबको पता है ट्राइपॉड वाला एग्जांपल जो मैंने दिखाया था, है ना, सिंपल ऐसे करके एक चौथा ऊपर। तो उस केस में नाइट्रोजन इन सबसे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है और साथ में नेगेटिव क्लाउड ऑलरेडी उसके पास है, तो इन सारों का मिला जुला के डायपोल मूवमेंट निकलेगा, और जो मिला जुला के जो डायपोल स्ट्रेंथ आएगी दिस इज इक्वल टू 1.47 dB। तुम्हें निकालनी नहीं है ये मत सोचना कि ये निकली कैसे, वो पता, प्रोसेस पता है हमें, Q into D, वो वैल्यू नहीं निकालनी है। लेकिन तुम्हें मेन ध्यान क्या देना है कि सिंस BF3 is symmetrical, the net dipole moment is 0, but NH3 is not symmetrical, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है, तो इन सब का नेट डायपोल मूवमेंट 1.47 आ गया। तो वो नॉन पोलर है और ये पोलर हो जाएगा। क्लियर है ये? ऐसा ही एग्जांपल है NH3 और NF3 का। अब NH3 और NF3 में क्या है? अब तो दोनों के केस में ही सेम है कहानी। NH3 हमने अभी डिस्कस किया है। अब यहां पर हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, ये आगे करेंगे, वैसे आगे एक टॉपिक है कि व्हाई डज द एंगल इन NH3 एंड NF3 इज डिफरेंट। NH3 और NF3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों होंगे? सोचने वाली बात है, क्योंकि NH3 एक नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन, NF3 एक नाइट्रोजन पे 3 फ्लोरीन, सेम बात चल रही है। यहां हाइड्रोजन एक बिल्कुल कोवलेंट बॉन्ड एक एक बना के बैठे हैं, यहां फ्लोरीन कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं। ऊपर दोनों के केसेस में लोन पेयर, स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है नहीं, बट एक मेजर डिफरेंस क्या है? जब हम NH3 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड देयर इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, है कि नहीं? And due to high electronegativity difference, this nitrogen attracts the electron cloud toward itself. Polarity आ गई, सब पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। मोरओवर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऊपर गई, सारी फोर्सेस इधर और एक ऊपर की तरफ मिला जुला के स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट जिसकी वैल्यू 1.47 dB आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं द डिफरेंस इन द डाइपोल नेट डाइपोल मूवमेंट इन NH3 एंड NF3 में। तो हमारे पास अब देखो थीटा जो है यहाँ पे, ये थीटा किसका नाम रखा है मैंने? हाइड्रोजन के बीच में। अभी मैं वापस समझाऊंगा कि एंगल क्यों रखा है, क्या है उसके बारे में। अब NF3 का केस लेते हैं। NF3 के केस में क्या होता है? फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, पहला तो ये। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को उल्टा वो नीचे खींच रहा है। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है। अब देखो इन तीनों का और इसका, इनकी डायरेक्शंस अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हिसाब से डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, इन तीनों की अट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से नेगेटिव चार्ज नीचे है। कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? समझ रहे हो? डाइपोल मूवमेंट किस बेसिस पे ले रहे हैं? जहां पर चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड है, नेगेटिव चार्ज ऊपर कंसंट्रेटेड है, बट फ्लोरीन ने नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लिया है। एक नेगेटिव ऊपर है, बाकी नेगेटिव नीचे आ गए हैं, तो नेट अलजेब्रिक सम कैंसिल आउट होगा कि नहीं? डाइपोल मूवमेंट ऊपर और नीचे का मिला जुला के नेट क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। हाँ जी चिराग भाई साहब ध्यान दो, पता चला ये? तो यहां पर कंपैरेटिवली NH3 के डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कम हो गई होगी, तो यहां पर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितने निकली है? सिर्फ 0.24। वहां कितने निकली थी? 1.47। यहां कितने निकली है? 0.24, जो कि काफी कम है। अब काफी कम है तो इनके बीच में एंगल कितना है? फाई का। तो ये फाई की वैल्यू NH3 के कंपैरेटिवली कम है। अब ऐसा क्यों? एंगल से क्या लेना देना हुआ? अब मेरे साथ साथ इन चीजों को जरा समझना, विजुअलाइज करने की कोशिश करना। मान लेते हैं कोई आएगा बच्चे, एक बारी आ जाओ बच्चे, तुम आ जाओ एक बारी यहाँ, बस इसे पकड़ लो साथ में, वो मतलब एग्जाम्पल देने के लिए हवा में रहेगा तो समझाना आसान है। देखो ये ठीक है हमारे पास, इसको या तो ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बताता हूँ। ये देखो बस एक हाथ से ऐसे सामने पकड़ के रखना है। ये हमारे पास क्या बचा? यहाँ जो इसका हाथ है बच्चे का, ये क्या है? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के साथ ये क्या है? ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दो इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एक तरफ है, नीचे क्या लग गए हैं? दो हाइड्रोजन। हाथ ऊपर करना थोड़ा सा बस। ये क्या है बच्चा? ये हाइड्रोजन है। देखो अब बीच में नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन एटम इन दोनों के एंड पे, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण नाइट्रोजन ने इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब एक बात बताओ, ये दोनों क्या है? नेगेटिव। अगर ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्लोज नहीं आ गए, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी, एंगल बढ़ गया। समझ रहे हो? ये है क्या? नेगेटिव चार्जेस ही तो हैं। तो अगर ये दूर थे तो रिपल्सिव फोर्स कम थी, थोड़े पास भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये क्लोज आ गए तो रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी, खुल जाएंगे, एंगल बढ़ गया। तो NH3 के केस में ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड व्हिच क्रिएट्स द मोर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द बॉन्ड्स, और इससे वो खुल गया, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो गया। अब आते हैं NF3 के बारे में। सेम NF3 के केस में क्या हुआ? NF3 के केस में जो यहां थे उल्टा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इसे नीचे भेज देगा, क्योंकि फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो ये नीचे गए तो ये तो दूर हो गए, रिपल्सिव फोर्स कम हुई, रिलैक्स हो गए, एंगल रिड्यूस हो गया। समझ में आया बच्चे ये? थैंक यू भाई साहब। हाँ जी ये बात समझ में आई है पक्का? NH3 और NF3 के बीच के बॉन्ड एंगल्स का कंसेप्ट समझ में आया है? क्लियर है यहां तक? आज का इतना टॉपिक बहुत है, ठीक है? इसको रिपीट करके आएंगे, रिवाइज करके आएंगे, और जो कुछ न्यूमेरिकल्स बीच में जिसके पेंडिंग है प्लीज वाइंड अप कर लेना बच्चे से। नेक्स्ट क्लास में बेंट रूल से होते हुए हम आइसोमर्स और उसके बाद पार्शियल कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर, फिजान रूल, ये सारा सिंगल गो में खत्म होने वाला पार्ट है हमारा, ठीक है? चलो।